हेलो बच्चों, हेलो। तो क्या हालचाल? एकदम मस्त। तो स्टार्ट करते हैं अभी आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का खूबसूरत टॉपिक, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी ईएम वेव्स का टॉपिक है। और ये वो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है डिस्टेंस वाला, न ये वो करंट है dq/dt, नई चीज है। तो समझते हैं आज का अपना टॉपिक। क्लास 12th की फिजिक्स का अपना टॉपिक है, क्लास 12th की फिजिक्स का टॉपिक है ईएम वेव्स से रिलेटेड है, और इस टॉपिक का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ये वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है डिस्टेंस वाला। इसको आप किस तरह से आईडी से प्रेजेंट करो या आई कैपिटल डी से प्रेजेंट करो, किस तरह से आप दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट करेंगे आईडी से या इस तरह से कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है उसको पहले समझ लें, डेरिवेशन समझ लें, कंसेप्ट समझ लें। पहले तो ये बता देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट वो नहीं है जिसको तुम dq/dt कहते हो। वैल्यू जरूर इसके इक्वल हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट डिफिनेशन अलग है, ये ध्यान रखना। ये जो हम लोग लिखते हैं ये कंडक्शन करंट होती है, किसी वायर में जो करंट हो रही है। हाँ, वो कोई और बात है कि कंडक्शन करंट की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल हो जाए। वैल्यू इक्वल हो सकती है या नहीं हो सकती है, बट जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो अलग अलग है। तो वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर मतलब समझ गए? कैपेसिटर का मतलब बैटरी है, सेल है, संधारित्र है, ऐसी कोई डिवाइस जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सकें, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। तो ये कैपेसिटर हो गए, कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हो गई। अब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कहीं हम बाहर से इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये प्लस और माइनस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहां पर हमने स्विच लगा दी इस तरह से। स्विच को ऑन कर दिया। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये करंट जा रही है, आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम आईसी कहते हैं। आईसी मीन कंडक्शन करंट कहते हैं। समझ गए? तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, वैसे यहां पर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और यहां पर चार्ज स्टोर होने लगता है। एक में प्लस का क्यू आ जाएगा और दूसरे में माइनस का क्यू आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि पूरे कैपेसिटर को चार्ज होने में 60 मिनट का टाइम लग गया। 60 मिनट के बाद पूरा कैपेसिटर चार्ज होगा। तो 1 मिनट में थोड़ा चार्ज आएगा, 2 मिनट में थोड़ा और ज्यादा। अब मान लेते हैं कि 60 मिनट में 60 कूलाम का चार्ज आएगा। 60 मिनट में 60 कूलाम का चार्ज स्टोर हो जाएगा और कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। तो 1 मिनट में 1 कूलाम का चार्ज आ रहा है, 2 मिनट में 2 कूलाम का चार्ज स्टोर हो रहा है, 10 मिनट में 10 कूलाम का चार्ज स्टोर हो रहा है, 20 मिनट में 20 कूलाम का चार्ज स्टोर हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज स्टोर हो रहा है, प्लस 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 प्लस, धीरे धीरे इधर माइनस 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 माइनस, धीरे 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 टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे चार्ज यहाँ पर स्टोर हो रहा है। इकट्ठा तो नहीं हुआ, टाइम लगा चार्ज को स्टोर होने में। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको डेवलप होने में भी टाइम लग गया, उसको भी डेवलप होने में 60 मिनट का टाइम लग गया, क्योंकि 60 मिनट में कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। और 60 मिनट के बाद यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डेवलप हो गई। तो जब चार्ज यहां पर बहुत कम था तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम थी। जब चार्ज यहां पर 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 थी। लेकिन जैसे ही चार्ज यहां पर स्टोर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से डेवलप हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो टाइम लगता है। मोबाइल में कैपेसिटर होता है, बैटरी होती है, तो उसको चार्ज होने में टाइम लगता है। मोबाइल को चार्ज होने में कुछ तो टाइम लगता है, ये 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, कुछ तो लगता है ना टाइम। तो समय के हिसाब से टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। और कहां तक इंक्रीज होगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, और फिर इसके बाद स्टोर होना बंद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज स्टोर हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है।
तो जो टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो चेंज हो रही है। तो यहां पर हम एक वर्चुअल गाउसियन सरफेस बना लेते हैं इस पॉइंट पर। तो यहां पर हम बनाएं वर्चुअल गाउसियन सरफेस या इस तरह से ये। अब हम देखेंगे कि ऐसी कितनी फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस को क्रॉस करके इधर की तरफ जा रही है। यहां पर फर्स्ट प्लेट है, यहां पर सेकेंड प्लेट है। तो कितनी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, इस गाउसियन सरफेस को, ये गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रही है। तो यहां पर हम अगर गाउसियन सरफेस बनाते हैं, फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं, सॉल्व करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम गाउस थ्योरम से देखते हैं। फाई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू चार्ज का अमाउंट है, जितना चार्ज यहां पर है उतना चार्ज यहां पर है। तो जो चार्ज का अमाउंट है उसकी वैल्यू मैंने लिख ली। अब यहां से अगर मैं इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी, और इधर लिखूंगा फाई ई इक्वल टू डी बाई डी टी, है ना, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इधर से एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेंगे। तो इधर हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। यहां से ये डी क्यू बाई डी टी दिख रहा है ना आपको, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, आईडी कहते हैं। यही डिस्प्लेसमेंट करंट है। अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट के इक्वल हो सकती है, बट जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, वो अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब है मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डेवलप हो रही है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। उसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, समझना है आपको। तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। तो इसकी जगह हम आईडी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें तो इधर हो जाएगा आईडी मीन डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है, उस चेंज को ही हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा कह सकते हैं। समझने के लिए ऐसा फार्मूला बना दें, यहां पर एप्सिलॉन नॉट है। अब हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू होता है ई मल्टीप्लाई ए, ये वैल्यू यहां पर लिखें तो आई डी में डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट, इधर लिखेंगे डी बाई डी टी और ई मल्टीप्लाई ए लिखेंगे तो ए बेचारा बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी ई डिवाइड बाई डी टी। तो यहां पर कह सकते हैं कि ए कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी हो गई, और डीई बाई डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है उसकी वैल्यू हो गई कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में। अरे भाई, जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं थी, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, छोटा सा चार्ज आया, फील्ड बनी, फिर और थोड़ा सा चार्ज स्टोर हुआ, फिर फील्ड बनी, फिर फील्ड लाइन बनी। तो धीरे 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 यहाँ पर फील्ड डेवलप हो रही है। तो 1 सेकेंड में कितनी फील्ड डेवलप हो गई, 2 सेकेंड में कितनी डेवलप हो गई, वो वेरिएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है उसको कहते हैं। तो ये फार्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। और अगर बनाना चाहें तो हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है B डिवाइड बाई D। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू B डिवाइड बाई D, तो डिस्प्लेसमेंट करंट ID इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, और इधर मैं लिखूंगा E की जगह V बाई D, तो D बेचारा बाहर आ जाएगा और हो जाएगा dV डिवाइड बाई dt। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना।
ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वोल्टेज में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है। अब वोल्टेज क्या है भाई, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ का, और जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है। आप ये जानते हैं, नया फार्मूला बनाए तो ये होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो इसकी जगह मैं C लिख देता हूं, तो ID में डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू C, इधर हो जाएगा dV डिवाइड बाई dt। ये फार्मूला हो गया। इस तरह से ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है। एक बार फिर से अपने डिस्प्लेसमेंट करंट को समझते हैं कि जैसे मैंने इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट को मैंने बैटरी से कनेक्ट करा दिया, वैसे ही यहाँ पर चार्ज स्टोर होने लगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अब आपने कभी ये ख्याल किया है, ये समझने की कोशिश की, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, इसमें नेगेटिव कहां से आया? जनरली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझते हो कि पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल कर जाते हैं, और नेगेटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें अंदर आते हैं, है ना। अब ये मुझे बताओ कि यहां से ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो जंप करके यहां पर गए होंगे? बीच में तो खाली है, खाली जगह एयर होगी या वैक्यूम होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहां से ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो जंप करके इस वाली प्लेट में गए हो, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव हो, ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई? नहीं, यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन सीधा जंप करके यहां पर नहीं गए, नहीं जाते हैं। तो होता फिर क्या है कि करंट ये फ्लो हो रही है, ये करंट है, करंट इस डायरेक्शन पर है, इस डायरेक्शन पर करंट है, और हमें मालूम है कि करंट की अपोजिट डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर जा रहा है। इसका मतलब है करंट इस प्लेट के अंदर घुस रही है, एंट्री कर रही है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो सीधी सी बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आएंगे इधर की तरफ, यहाँ से यहाँ पर, और इसके अंदर घुस जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर ये समझना है आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अगर इस फार्मूले को 2 मिनट में 2 लाइन में कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? एक छोटा सा कंसेप्ट है, कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला होता है Q इक्वल टू C मल्टीप्लाई V। इस तरह से ये फार्मूला होता है, Q इक्वल टू C मल्टीप्लाई V, ऐसा लिखते हैं। या C इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई V लिख सकते हैं। अब दोनों और इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो इधर हो जाएगा dq डिवाइड बाई dt इक्वल टू d बाई dt, इधर हो जाएगा cv हो जाएगा, c बेचारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा dq डिवाइड बाई dt इक्वल टू c, इधर हो जाएगा dv डिवाइड बाई dt। अब ये क्या हो गया भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट id इक्वल टू c, इधर हो जाएगा dv डिवाइड बाई dt। यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करना कोई कठिन काम नहीं है, मेन काम है कि उस टॉपिक को समझना कि ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है। बड़ा मजेदार टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए तो और भी, है ना। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट करंट को समझते हैं। यहां पर जो करंट फ्लो होती है, यहां पर जो फ्लो होती है उसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं। यहां पर इस वायर में जो करंट फ्लो होगी उसको कंडक्शन करंट कहते हैं। वो करंट जिसकी वजह से यहाँ की फील्ड में चेंज आता है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है, उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। जिस करंट की वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है। अगर यहाँ पर हम एक वर्चुअल गाउसियन सर्फेस बना लें, तो हम देखेंगे कितनी ऐसी लाइंस होंगी जो इससे पास होकर आगे निकली। अगर मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो आप ये समझेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट हो गई, इस तरह से बना लें।
ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट हो गई। वही पुराना कंसेप्ट है, वही वाला, ठीक है। यही मैंने प्लेट की डिजाइन की ओर चेंज कर ली। ये कैपेसिटर हो गया, एरिया हो गया, ए हो गया। अब यहां से फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं। ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव नेगेटिव, ये फील्ड लाइंस जा रही हैं। यहां पर एक मैं गाउसियन सर्कल बना लेता हूं। एक छोटा सा मैं गाउसियन सर्कल बना लो, तो अब तुम्हें दिख रहा है कि बड़े वाले सरफेस से दोनों गाउसियन सरफेस हैं। दोनों, इसका नाम ए रख दूं, इसका नाम बी रख दूं, तो ए और बी दोनों ही गाउसियन सरफेस हैं। अब तुम्हें दिख रहा है कि इस वाले सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस जा रही हैं, इस वाले से कम जा रही हैं। तो ए वाले सरफेस से जो फ्लक्स का अमाउंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी, ज्यादा होगी बी वाले के रेस्पेक्ट में। यानी बी वाले में कम अमाउंट होगा, ए वाले में ज्यादा अमाउंट होगा। ये समझना है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा होगी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट कम होगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट कहता हूं ए के लिए, तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट, इधर लिखूंगा डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी ए के लिए। और अगर मैं बी वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करूंगा, तो बी वाले के लिए तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी बी वाले के लिए। तो सीधी सी बात है कि ए वाला अमाउंट ज्यादा होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट ए वाली ज्यादा होगी बी के रेस्पेक्ट में, यानी आई डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, बी वाली कम होगी, ए वाली ज्यादा होगी। तो ये वाला जो अमाउंट होगा ए वाला, यानी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी, ए के लिए जो वैल्यू है वो ज्यादा है बी वाले के रेस्पेक्ट में। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी, डी वाला वैल्यू कम होगा। क्यों कम होगा? तो साथ ही आपको दिख रहा है कि यहां पर फील्ड लाइंस कम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कम चेंज आता है, यहां पर ज्यादा आता है। तो ये समझना है। जबकि जितनी करंट यहां पर, अगर हम कंडक्शन करंट बनाएंगे, तो कंडक्शन करंट अगर यहां पर 10 एम्पियर है, कंडक्शन करंट है, सपोज दैट 10 एम्पियर है, तो वही कंडक्शन करंट यहां पर होगी 10 एम्पियर, वही कंडक्शन करंट वही होगी। लेकिन हम देखेंगे जो गाउसियन सर्कल बना रहे हैं उसमें कितना टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है, पार्टिकुलर उसमें। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट वो नहीं है जो आप पढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्प्ले करंट इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी या डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, इस तरह से। मैं कह रहा हूं, बार बार आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैल्यू दोनों की सेम हो सकती है। ये जो करंट मैं लिख रहा हूं, जिसे मैं कंडक्शन करंट कहता हूं, जनरली इसे आप आई को केवल आईसी कह देते हो या आईसी को आप जनरली आई कह देते हो, तो दोनों की वैल्यू जरूर सेम हो सकती है। कंडक्शन करंट की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल हो सकती है, ये बात ठीक है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। दोनों का जो कंसेप्ट है, समझने का तरीका है, वो अलग अलग है। कंडक्शन करंट का मतलब होता है, करंट का मतलब होता है चार्ज में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना फ्लो आता है, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो कर गया, बह गया एक जगह से दूसरी जगह पर, वो कंडक्शन करंट है। जो कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से जो करंट होगी उसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट ये नहीं है कि चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो कर गया, नहीं भैया नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक रहा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का। और अगले टॉपिक में हम लोग रेडिएशन प्रेशर है या इंटेंसिटी है, इन सभी टॉपिक पर 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, उनको आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th में जेईई नीट और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फिजिक्स के टॉपिक को क्रम से कंप्लीट कर रहे हैं, और आप यहां पर इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, यहां से आप पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको हर एक टॉपिक एनसीईआरटी पैटर्न में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल से मिलेगा।